दोस्तों, आलिम पहलवान ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर एआईएमआईएम पार्टी का दामन थामा। नगर पंचायत सेफनी में आलिम पहलवान को एआईएमआईएम का संभावित प्रत्याशी बनाया गया। जिला सदन ने कहा कि आने वाला सेफनी का चेयरमैन इंशाल्लाह हमारी पार्टी से होगा, क्योंकि हमारी पार्टी दबे कुचले गरीब मजलूम के हक की लड़ाई लड़ रही है। आशिक जनरल सेक्रेटरी रामपुर ने कहा कि अब हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी जाएगी। जो मेहनत हम कल दूसरों के लिए कर रहे थे, वो मेहनत आज अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए करेंगे और अपने हक की लड़ाई सबके साथ मिलकर लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करेंगे, जो हर वर्ग की हक के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। संवैधानिक दायरे में जो हमारे हक हैं उनके लिए लड़ना, संघर्ष करना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होनी चाहिए। तालिब हुसैन को नगर अध्यक्ष सेफनी की जिम्मेदारी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मौजूद रहे खालिद जमा खां प्रदेश संगठन प्रभारी, परवेज निजामी मुख्य महासचिव, डॉक्टर अंसार महासचिव, आशिक रजा स्वार टांडा अध्यक्ष, सलमान बख्तार अंसार, हुसैन अंसारी, अजीम अंसारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, ताहिर हुसैन, गुलाम हुसैन, मोहम्मद इकबाल, हैदर महबूब, रजा, शकीर भाई, छोटे भाई, शमशुल भाई, छोटे अलवी, जाने आलम, जाहिद भाई, इलियास भाई, मौजिम, अल्तमश, शाहिद भाई, आशिक अली आदि लोग मौजूद रहे। असल में सवाल इस बात का है कि हमारे अपने लोग जो इंसाफ पसंद लोग हैं। देखिए, इस वक्त हम मुसलमानों को बहुत ज्यादा हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारा वतन है। ये यकीनन हमारे असलाफ ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम पर कई जिम्मेदारियां हैं। हमें सिर्फ अपनी कौम की लड़ाई हम नहीं लड़ना है, हम अपने वतन अजीज की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस मुल्क के सच्चे सिपाही हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने इस मुल्क के लिए किसी से भी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। न जाने कितने हजारों उलमा ने इस मुल्क की आजादी के लिए तरफ, क्या वो आजादी हमें आज तक मिल गई? एक बात और बताऊं मैं आपको, यहाँ हमारे बहुत से दानिश्वर हजरात हैं, मैं खास तौर पर तवज्जो चाहूंगा। बहुत अहम बात बता रहा हूँ। हम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम फिरका परस्ती की सियासत करते हैं। मैं जरा से इस कंफ्यूजन को, जो हमारी कौम में गलत मैसेज के जरिए से फेंका जाता है या डाला जाता है, उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। हम फिरका परस्ती की सियासत करते हैं। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में हमारे एक हमवतन भाई जिनका ताल्लुक बीजेपी से था, मैंने कहा ये बताइए कि अगर कोई शख्स अपने संवैधानिक अधिकारों को संवैधानिक तरीके से मांगता है तो ये फिरका परस्ती कहां से हो जाती है? एक बाप के 4 बेटे, वालिद साहब के नाम 100 बीघे जमीन है, अब्बू का इंतकाल हो गया, चारों को कितनी मिलना चाहिए थी? ये क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका और बहुत बड़ी कुर्सियां एक खास लोगों के पास है। 75% ज्यादा, आप अभी गूगल कर लीजिए, ब्राह्मण की तादाद 6% है, लेकिन जुडिशरी में आपको 78% मिलेगी, ब्यूरोक्रेसी में 75% से ज्यादा मिलेगी। तो संवैधानिक अधिकारों की बात लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से करना सांप्रदायिकता कहां से हो जाती है? हाँ, सांप्रदायिक हम जब हो जाते जब हम अपनी कौम को दूसरी कौम के खिलाफ भड़काते। हम भड़काते तो नहीं है। हम ये कब कहते हैं? हम कहते हैं हमारा हिंदू भाई भी हमारा भाई, उसके भी अधिकार है। खुदा की कसम, अगर ब्राह्मण 6% है, अगर उसको कोई 5.5% हिस्सा देगा तो हम आधे % के लिए ब्राह्मण के लिए भी लड़ने को तैयार है। हमारा दीन ये सिखाता है। अगर यादव 7% है तो 7% वालों को भी हम अधिकार दो, उनको 7%। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम इस मुल्क के किराएदार नहीं है, हम भी मालिक हैं, तुम भी मालिक हो। ये मुल्क हमारा, आपका नहीं, किसी के बाप का। जब ये मुल्क हमारा है, हमारे भी असलाफ वही थे, हमने भी कुर्बानियां आपके साथ दी थी, शाना बशाना अंग्रेजों को निकालने में हम आपके साथ थे। तो ये कैसे होगा कि नौकरियों के नाम पर हम नहीं दिखेंगे? आज किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहां आपको कौन मिलता है? कहीं ठाकुर मिलेंगे, कहीं यादव मिलेंगे, कहीं जाटव मिलेंगे, लेकिन हम कितने मिलते हैं? और हमारे ये जितने भी पार्टियां हैं, मैं आपको और एक आपको दहनशील कर दूं और आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। बहुत से मुसलमान समझते हैं कि समाजवादी में हम चले जाएंगे, झूठे सेकुलरिज्म वाली पार्टियों में चले जाएंगे, बहुजन में चले जाएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे, हमारा मामला हल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, गौर करो, 75 सालों में, जैसे मेरे फाजिल दोस्त ने कहा, 75 सालों में हमें पोजीशन तो दी है, हमें पावर कहां मिली है? मैं आपको सबूत के साथ, मैं कोई बात भी तार्किक करता हूं, हवा में नहीं करता। मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा में बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा कहलाते हैं। 4.5 साल से मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर जो टीचर रखे गए थे, उनकी तनख्वाह नहीं मिली। आज वो रिटायर होने की कगार पे है। क्या मुख्तार अब्बास नकवी हमारी वो तनख्वाह दिला पाए? तो क्या फायदा उस पोजीशन का जो बगैर पावर के हो? आप मुझसे कहें कि निजामी साहब, ये घर आपका है लेकिन छू कोई नहीं सकते, तो बताइए वो घर मेरा नाम आपने अगर कर दिया है, लेकिन मुझे उसमें पावर अटर्नी किसी चीज की नहीं दी है, तो वो बगैर पावर के वो घर किसी काम आ सकता है? आजम खान कितना बड़ा समाजवादी का लीडर है, लेकिन जिस सन 2012 के अंदर खुद मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने ये वादा किया था कि अगर इस बार हम सरकार में आएंगे तो मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन दिलाएंगे, 5 साल तक सरकार रहती है, सन 2017 तक रहती है,
आप लोग बताएं 1% भी रिजर्वेशन आज तक मुसलमानों को मिला? और इसको भी छोड़ दीजिए, सन 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर दंगे होते हैं, दंगा अगर कहीं 15 मिनट होता है, 20 मिनट होता है, आधा घंटा होता है, हम मान सकते हैं सरकार इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर आधे घंटे के बाद दंगा कंटिन्यू रहता है, सरकार किसी आसान चीज का नाम नहीं होता, किसी हल्की फुल्की पावर का नाम होता नहीं होता, उसके बाद एलआई होती है, उसके बाद इंटेलिजेंस होती है, उसके बाद फौज होती है, उसके बाद पुलिस होती है, वो दंगा नहीं रुकता है। आजम खां के भी कहने पे नहीं रुकता है, इसका मतलब आजम खां को भी सिर्फ पोजीशन दी थी, पावर कुछ नहीं दी थी। ये आप गौर करें, ये मैं आपको दुनिया में बताने आया हूँ। क्या वजह है? आप इन पार्टियों में चले जाए, आपको पोजीशन का लॉलीपॉप मिलेगा, पावर नहीं मिलेगी। हम आईनी रोशनी में चाहते हैं, हम खुदा की कसम किसी का हक काट के नहीं मांगते हैं। हम कहते हैं हमारे यादव भाई का भी हक मिलना चाहिए, हमारे जाटव भाई का भी हक मिलना चाहिए, हमारे ब्राह्मण भाई का भी हक मिलना चाहिए। लेकिन हम भी तो इस मुल्क के उतने हिस्से हैं, हम कोई इस मुल्क के किराएदार थोड़ी हैं, हम भी उस मुल्क के। अगर आप हमें समझते हो, और किसी भी मुल्क को ताकतवर कब बनाया जा सकता है? मेरा ये बदन है, अगर इस बदन में ये छोटी सी उंगली, अगर मैं ये सोचकर इसको इग्नोर करूंगा कि ये छोटी है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसमें अगर कोई बीमारी लग जाए, इसके अंदर अगर कोई कमजोरी आ जाए, और मैं इस बात को सोच के इग्नोर कर दूं कि ये मेरे जिस्म का सबसे छोटा हिस्सा है, इसकी क्या परवाह करना, तो ये धीरे धीरे ये मेरी छोटा सा नासूर मेरे पूरे जिस्म को बर्बाद कर देगा। मैं कहना चाहता हूं उन फासिस्ट ताकतों से जो मुसलमानों को बर्बाद करना चाहते हैं, मुसलमानों को इस मुल्क में हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, हमारा आईनी हक नहीं देना चाहते हैं, हमें इग्नोर करना चाहते हैं। और अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो अबुल कलाम जैसा मिसाइल मैन भी तुम्हें नहीं मिल सकता, फिर अब्दुल हमीद जैसा तुम्हें जो है पाकिस्तान का टैंक उड़ाने वाला भी नहीं मिल सकता। हमारी मोहब्बत पे अगर शक करोगे तो ये मुल्क ताकतवर नहीं बनेगा। आखिरी ओवर तुमने शमी को दिया है, आखिरी की 4 बॉलें हैं और चारों बॉल पे विकेट लेकर शमी ने यह बात साबित की है कि अगर मुसलमान पर भरोसा किया है तो हारे हुए मैच को तुमने जीता है। अगर तुम हमें मौका दोगे तो हम इस मुल्क को जो दुनिया का ताकतवर मुल्क बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिस्सा रहा है और रहेगा। और क्यों ना हो, ये हमारा मुल्क है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, हमारे दीन ने मोहब्बत करना सिखाई है, हमारे नबी ने मोहब्बत करना सिखाई है। लेकिन मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि आप हमारे जायज हक छीनोगे। हम जायज हक को लोकतांत्रिक तरीकों से, संवैधानिक तरीकों से मांगते हैं, तो बताओ ये कहां सांप्रदायिकता होती है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर यहाँ हमारे कोई हमवतन भाई रहते हैं, बैठे हैं, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं, या हमारा फिरका परस्ती है क्या? या हमारा आईनी हक है? यह हमारा आईनी हक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस बात की असद ओवैसी साहब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स में हमें मिला है, हमें जो है बुनियादी हुकूक में मिलता है, बेसिक स्ट्रक्चर में हमें मिलता है, इक्वलिटी की बात मिलती है, जस्टिस की बात मिलती है। तो ये चीज मेरे दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, देखिए हमें आने वाला इलेक्शन है, बहुत से लोग आपके पास आएंगे, कंफ्यूज करेंगे कि आपकी तादाद कितनी है, आप कहां सरकार बना सकते हो। देखो पहली बात तो ये इलेक्शन सरकार नहीं बनाते, लेकिन मैं आपको उसको भी कहता हूँ, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। कर सकते हैं हम, करना नहीं आया, हमें कंफ्यूज किया गया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, राजस्थान में जाट सिर्फ 9% है, 37 MLA है उनके पास। राजस्थान में जाट सिर्फ 9% है, सदर साहब 37 MLA है, हम वहां 13% है, सिर्फ 9 MLA है। कैसे कर सकते हैं? मैंने अभी आपसे कहा पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। आप हरियाणा चले जाइए, जेजेपी एक पार्टी है, ओम प्रकाश चौटाला उप मुख्यमंत्री है, कितने MLA हैं बताया आपको? सिर्फ 10 MLA हैं और उप मुख्यमंत्री है। आप महाराष्ट्र चले जाइए, आज एक नाथ शिंदे है, इससे पहले उद्धव ठाकरे था, कितनी सीटें थी इनके पास, क्यों कैसे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पहुंच गए। बिहार चले जाइए, नीतीश के पास कितनी की सीटें हैं, तो हमसे करना नहीं आया, हमें बिखेरा गया। हमने तो रेवड़ी की तरह अपने वोट को किसी को भी बांटा, लेकिन हमें देने को कोई वोट तैयार नहीं है। ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे। हमारे SC ST OBC भाई, हम जिनको हम दलित भाई कहते हैं, हालांकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन नाम दलित नहीं है, उनका नाम SC ST OBC है, उनके हुकूक को भी पामाल किया गया है, हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही थी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरी समाज का सोना मुझे सोने नहीं देता। मेरे दोस्तों, जैसे उनका समाज जागा है, हमारे समाज को भी जागना होगा। हमें और उनको मिलकर एक साथ सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ना पड़ेगी, और इस मुल्क के वतन अजीज को इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बना के ही इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे। और इस मुल्क में जितनी कौमें बसती हैं, चाहे वो SC भाई हो, चाहे वो ST भाई हो, चाहे वो या मुस्लिम समाज हो, चाहे वो हमारा सिख समाज हो, चाहे वो किसी समाज के लोग हो, उनका बराबरी का हक हम जब तक नहीं देंगे, जब तक जो है इंसाफ की हो। क्योंकि देखिए, जहां इंसाफ नहीं होता, जहां निजाम अमन कायम नहीं होता, वहां जहां निजाम अदल कायम नहीं होता, वहां निजाम अमन भी कभी कायम नहीं होता। दुनिया में आप जितने मुल्क देख ले जो तरक्की के उरूज पर है, वहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, वहां इंसाफ ठीक है। हम चाहते हैं, अगर चाहते हो इस मुल्क में शांति आना, क्योंकि शांति जब आती है जब भी विकास आता है। अगर शांति किसी मुल्क में नहीं है तो विकास नहीं आ सकता, और शांति के लिए इंसाफ को लाना जरूरी होता है। इंसाफ नहीं आएगा तो शांति भी नहीं आएगी। इन्हीं अल्फाज
समाज के साथ और इस शेर के साथ मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूँ। मेरे बाद बहुत से लोग आएंगे, बाद में आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं कि किसी के जहन में कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह सवाल कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है इस शेर के साथ आपसे जुड़ा हो रहा हूँ कि हक और इंसाफ की बेखौफ हिमायत की है, हक और इंसाफ की बेखौफ हिमायत की है, ये बगावत है। तो हाँ, हमने बगावत की है और सजदा रेजी से नहीं, हमने खुलूस से दिल से, हाँ सजदा रेजी से नहीं, हमने खुलूस से दिल से इस वतन अजीज के लिए हमने मोहब्बत करके इनायत की। आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, समाजवादी में हम 33 साल रहे, हमें कुछ नहीं मिला समाजवादी में। हमने 33 साल अपना वक्त ज़ाया करा समाजवादी में। आज बताइए आप कहाँ हैं हम? ना हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं हमारे जिलों में, ना डिग्री कॉलेज हैं। हमारे जो जिले हैं, जिले के जो कस्बे हैं बंजर पड़े हैं बिल्कुल। बताइए आप मुझे, कहीं डिग्री कॉलेज नहीं, कहीं स्कूल की सुविधा नहीं, कुछ नहीं है बिल्कुल जिले के अंदर। मैं जाता हूँ और समाजवादी को हमने बदौर हमारे जो बड़े थे, कांग्रेस को भी हमने 65 साल सेंट्रल गवर्नमेंट को वोट किया, उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया। समाजवादी को हमने 33 साल इस्तेमाल करा। जब समाजवादी सरकार बनी थी तो उस टाइम यादव 2% था, मुसलमान 12% था। तो क्या समाजवादी, क्या मुलायम सिंह, आजम खान साहब को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, किसी और नहीं बना सकते थे? बताइए हम। तो अब हमारे जिस तरह से हमारे उवैस साहब ने जिस तरह से हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार करा हम मुसलमान भाइयों के लिए, तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग आप एकजुट होके एक प्लेटफॉर्म पे आए और जिस तरह से आपका वो हर तरह से हर विभाग में हर जगह आपको आगे बढ़ा रहे हैं और आपके हर मुद्दों पे बात कर रहे हैं।